नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी में 2022 में होने वाले चुनाव को देखते हुए सियासी संगठनों में हलचल तेज हो चुकी है। कैसे ये हाल फिलहाल में हो रही घटनाओं को देखकर समझा जा सकता है। एक तरफ बीजेपी लगातार एक्शन मोड में है, एक के बाद एक बैठकें की जा रही हैं, चुनावी रणनीति तय हो रही है, तो दूसरी तरफ प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी ने भी चुनावी मैदान में जोर आजमाना शुरू किया है। बीएसपी से बागी हो चुके 6 विधायकों के साथ अखिलेश यादव ने मुलाकात की है, जिसके साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि ये विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जानकारों के मुताबिक अखिलेश से मिलने वाले विधायकों को मायावती पहले ही अपनी पार्टी से निष्कासित कर चुकी हैं। इसके बाद से विधायक किसी दल का साथ ढूंढ रहे थे और अब अखिलेश यादव के साथ इनकी मुलाकात के बाद कयासों का बाजार गर्म है। यहां आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अखिलेश यादव इससे पहले भी बीएसपी में सेंधमारी की कोशिश कर चुके थे, जिसके बाद मायावती ने सख्त रुख अपनाते हुए अपनी पार्टी से तमाम विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में एक बार फिर अखिलेश यादव की सेंधमारी का कितना असर नजर आने वाला है, यह देखना दिलचस्प होगा। इस बीच अखिलेश यादव ये साफ कर चुके हैं कि 2022 में होने वाले चुनाव में अखिलेश किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने वाले हैं। हां, अखिलेश छोटी पार्टियों को अपने साथ शामिल करने का ऐलान करते जरूर नजर आते हैं। तो क्या विधायकों की सेंधमारी के जरिए अखिलेश 2022 की तैयारी कर रहे हैं? सब कुछ समझने के लिए अगले 1 घंटे की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े होंगे, साथ ही प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी भी हमारे साथ होंगे। उनसे उनका संपादकीय पक्ष भी हम यहां पर समझे कि आखिर इस सेंधमारी का क्या सबब उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेगा। आपको बता देते हैं कि अखिलेश की सेंधमारी में तैयारी कहां पर छिपी हुई है। समाजवादी पार्टी लगातार बीएसपी के बागी विधायकों से संपर्क में थी और अब मुलाकात भी की गई है। अखिलेश यादव से मिलने बीएसपी के 6 बागी विधायक पहुंचे। अखिलेश से मुलाकात के बाद सपा ज्वाइन करने पर अटकलें भी अब जोरों पर हैं। अखिलेश का दावा है कि कई लोग सपा ज्वाइन करने की तैयारी में है, मतलब उनका संकेत हर पार्टी की तरफ है, सिर्फ और सिर्फ बसपा की तरफ नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को अपने साथ शामिल कर रही है। किन विधायकों से मुलाकात की? असलम रायनी थे, मुस्तफा सिद्दीकी थे इनके साथ में, साथ ही हाकिम लालबिंद भी पहुंचे हुए थे जिन्होंने अखिलेश के साथ मुलाकात की है। हरिगोविंद भार्गव भी थे इन विधायकों के साथ में। असलम अली चौधरी भी इनके साथ पहुंचे हुए थे जिन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की। साथ ही सुषमा पटेल भी थीं, वो भी लगातार वहां पर पहुंची और मुलाकात की गई। तो ये तमाम ऐसे रसूखदार नेता हैं जो क्षेत्र में जनता के बीच में अपना बहुत ही अच्छा जोर रखते हैं। जोर का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही कि जनता से इनकी जो पकड़ है, जनता के बीच जो इनका संपर्क है वो बहुत अच्छा माना जाता है। हरगोविंद भार्गव की बात करें, चाहे हम असलम अली चौधरी की बात करें, चाहे हम सुषमा पटेल की बात करें, इनका संपर्क जनता के बीच में काफ़ी अच्छा और इसीलिए अखिलेश इनको तवज्जो भी दे रहे हैं। हमारे साथ प्राइम न्यूज़ के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इनसे हम समझने की सबसे पहले कोशिश करते हैं कि क्या इन मुलाकातों का एक बड़ा असर यहां पर देखने को मिलेगा और उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह से 2022 के समीकरण को यह प्रभावित कर सकता है। प्रेम जी। आलोक, जैसा कि चल रहा था उत्तर प्रदेश में और जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने के बाद ये लगने लगा था कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में और 2022 की जो तैयारी हो रही है अब धीरे धीरे ये जोर पकड़ेगा। आज जैसे ये खबर आई सुबह की बसपा के जो 9 विधायक हैं वो अखिलेश यादव से मिलने वाले हैं, उसी समय ये लग चुका था कि आज दिन भर की ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होने वाली है। और ये जैसे ही मिलने गए अखिलेश यादव से, ये कयास लगाए जाने लगे कि जो बागी विधायक बसपा की हैं वो अखिलेश से जाके मिल लेंगे, यानी सपा में शामिल हो जाएंगे। हालांकि अभी तुरंत ही संभव नहीं है। आज मुलाकात हुई है लेकिन आने वाले समय में ये शामिल हो जाएंगे ऐसी पूरी संभावना है, क्योंकि अभी दल बदल वाला जब कानून लागू हो जाएगा तो वो इसलिए भी शामिल नहीं होंगे कि उनकी विधायकी चली जाएगी। बिल्कुल। लेकिन नाराज हैं, उनको पार्टी से निष्कासित किया गया था, तभी से वो नाराज चले जा रहे थे। और वो नाराज क्यों थे? जो विधायक गए उनसे मिलने अखिलेश यादव से, उनका एकमात्र यही कहना था कि उनकी बात पार्टी में नहीं सुनी जा रही थी, यानी उनका सम्मान नहीं हो रहा था। जैसे ही 4 साल 5 साल गुजरते हैं, चुनाव नज़दीक आता है, उसी वक्त जो विधायक हैं जिनको डर लगता है कि हाँ हो सकता है दोबारा पार्टी से टिकट मिले या ना मिले, वो सम्मान उनको वहाँ पर मिले या ना मिले, तो वो उसी वक्त कोशिश करते हैं कि किसी ऐसे पार्टी में चले जाएं जहाँ से टिकट तो कम से कम कंफर्म हो ही जाए और साथ ही
जो मतभेद आला कमान से उनका चल रहा था उसको विराम लग जाए। इसी कड़ी में देखा जा रहा है कि ये 9 विधायक, अभी 3 और विधायकों के मिलने की बात थी, अभी तक 6 विधायक मिले हैं, 3 और विधायक उनसे मिलेंगे क्योंकि ये पब्लिक में अभी नहीं आना चाहते हैं। आपको मैं बता दूं कि जब अखिलेश से ये 6 विधायक मिले तो भी ये पिछले दरवाजे से बाहर निकले, आगे से नहीं निकले। आगे एक तो मीडिया और दूसरा जो पंचायत चुनाव, जिला पंचायत को लेकर जो कैंडिडेट हैं वो भी अखिलेश से मिलने के लिए बाहर काफी भीड़ थी। तो ये 6 विधायक पीछे से निकल गए और जो अपनी बात थी पार्टी को लेकर, अपने असंतोष को लेकर या पार्टी में शामिल होने, सपा में शामिल होने को लेकर, ये तमाम बातें हुई होंगी, लेकिन कैसे, कब और किस अंदाज में ये शामिल होंगे सपा में, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि अब 2022 जब भी चुनाव तारीख का ऐलान हो जाए, उससे पहले जो दल बदल, पार्टी छोड़कर इधर से उधर जाने का जो ये सिलसिला अब जो शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में आपको ये दिखता रहेगा और हम ये खबर भी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे और इस पर चर्चा करते रहेंगे। बस समझिए कि आज से इस खेल की जो शुरुआत है वो शुरू हो गई। बिल्कुल। तो तमाम मेहमान भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक बार मैं आपको उनसे भी रूबरू यहाँ पर करा देता हूँ ताकि हम विश्लेषण पूरा कर पाएं। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ, प्रवक्ता सपा है, आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। निरंजन पोद्दार हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और नेहा शालिनी दुआ है, प्रवक्ता बीजेपी हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कपिल जी, आज सबसे पहले आपके पास आएंगे। देखिए, जिस तरह से 1 साल से आप लगातार रणनीति बना रहे थे और मुझे अच्छी तरह से याद है 2020 से ही आप उन तमाम कद्दावर नेताओं को लिस्ट एक बनाई जा रही थी, लगातार तोड़ा भी जा रहा था, उनको शामिल भी किया जा रहा था। हालांकि फ्रंट पर आकर आप लगातार यही बोलते हैं कि वो लोग असंतुष्ट थे, वो हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जब रसूखदार नेताओं को पार्टी में शामिल किया जाएगा तो पार्टी मजबूत होगी। क्या तैयारी है आपकी आगे, और क्या सिर्फ और सिर्फ बीएसपी तक ही आप सीमित रहने वाले हैं या कांग्रेस या बीजेपी के भी जो असंतुष्ट नेता होंगे उनके लिए भी आपका दरवाजा खुला है? आलोक जी, आप तो सारी रणनीति ही पूछ लेना चाहते हैं ताकि उसके बाद समाजवादी पार्टी की कोई रणनीति रही ना जाए। मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए, समाजवादी पार्टी जो है एक विचारधारा की पार्टी जी, और हम सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ते, हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हैं। अगर सत्ता लोलुप हम लोग रहे होते तो 2017 में हमने जो शुचिता का यज्ञ किया और दबंगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, कोई पार्टी हो हिम्मत तो करके देख ले। तो हमको तो मालूम था कि उसके बाद हमें अंजाम क्या होगा उसके बाद, लेकिन हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई सदैव लड़ते रहेंगे और काम बोलता है हमारा नारा है। हम अपने काम के आधार पर ही जनता के बीच में जाएंगे, अपने कार्यक्रमों को रखेंगे, अपनी सकारात्मक चीजें जो हमने की है, जो जनता को हमने डिलीवर किया था अपनी सरकार में, उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ जो राम राज्य का वादा लेकर के हमारी एक सरकार स्थापित हुई थी, जिसने गुंडा राज, जंगल राज और मदिरा राज में अपने आप को स्थापित कर दिया, तो उनकी नाकामयाबी भी हम उनको रखेंगे। लेकिन बात जहां तक रह गई सेंधमारी की, ये शब्द जो ऐसे हैं पत्रकारिता के अंदर जो हैमर तो जरूर करते हैं लेकिन वास्तविकता से बहुत दूर होते हैं। हाँ। देखिए, हमने तो बहुत पहले ही अपनी कुछ रणनीतियां खोल करके आपके सामने रख दी थी, और वो ये थी कि हम छोटे दलों के साथ तालमेल भी करेंगे, गठबंधन भी करेंगे, और अगर हमारी सरकार आगे बनती है तो वो हमारे साथ सरकार में शामिल होंगे, उनके पूरे सम्मान के साथ का ख्याल किया जाएगा, लेकिन कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम तय होगा उसी पे पार्टी काम करेगी। अब ये जो हम लोगों की चीज थी वो बहुत क्लियर है। अब बात रह गई ये कि तमाम लोग पार्टी में हमारे आना चाहते हैं क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के विचारधारा से प्रभावित हैं, हमारी नीतियों से प्रभावित हैं, हमारे नेता के आकर्षण से प्रभावित हैं, हमारे काम के आधार पर प्रभावित हैं, और बिना शर्त अगर आना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी में वेलकम। लेकिन समाजवादी कपिल जी, आपके नए दोस्त हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, असलम रायनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी की विचारधारा से खासा प्रभावित हैं और इसलिए अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे। असलम जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से बीएसपी को आपने छोड़ा है, अब आप सपा की तरफ जा रहे हैं, क्या मुख्य कारण रहे, असंतोष की वजह क्या है आपकी? ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप ये सोचिए कि जो हमारे सीनियर लीडर जो मान्यवर काशीराम जी के पीरियड के रामचंद्र राजभर जी और राजीव वर्मा जी
ये बहुत ही सीनियर लीडर थे, इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। हम लोगों ने पार्टी नहीं छोड़ी है, बल्कि हम लोगों को निष्कासित किया गया है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूं कि डॉक्टर राहत इंदौरी ने एक बहुत अच्छी एक 2 लाइन की कविता कही है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर मेरा ही मकान थोड़ी है। पूरी पार्टी खत्म हो गई। आज बहुजन समाज पार्टी में मकसद यह था कि हमारे सतीश चंद्र मिश्रा जी और माननीय जो शंखवार जी हैं, वो ये चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को जब तक हम मिट्टी में नहीं मिला देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। उनका मकसद पूरा हो गया। हमको निकाला गया है, निष्कासित किया गया 11 विधायकों को। अब हम लोग एक विधायक का इंतजार कर रहे हैं कि वो एक विधायक और निकालते समय तो आपके ऊपर यही आरोप लगाया गया था ना कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में आप लगातार शामिल थे। उनको ये शक था कि आप समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग मिले हुए हैं, इसलिए इस तरह का एक्शन लिया गया था। लेकिन अब आपका कहना है कि हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा था, पार्टी को कहीं ना कहीं कुछ लोग अंदर से कंट्रोल कर रहे हैं। आपका संकेत ये है? जी नहीं, मेरा मतलब है कि पार्टी में कोई अनुशासनहीनता नहीं थी। कुछ ऐसी बहुत ही महीन बात है, गहरी बात है, जो आपको माननीय लालजी वर्मा जी बताएंगे और अमरचंद राजभर जी बताएंगे कि आखिर इतने सीनियर और जूनियर लीडरों को जो प्रेजेंट टाइम पर 17 विधायक हैं और 17 में 11 को क्यों निष्कासित किया गया। ये तो आपको प्रश्न सतीश चंद्र मिश्रा जी से पूछना चाहिए था कि उनका डिसीजन ये क्या अच्छा संकेत दे रहा है या गलत भविष्य की तरफ जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए, और आपने अपना असंतोष यहाँ पर निश्चित रूप से जाहिर किया। तो कपीश जी, जिस तरह से आपने सुना, इनका सीधे तौर पर कहना है कि कुछ 1-2 व्यक्तियों के चलते ये पार्टी से निकाले गए। हालांकि बाद में इनका यही कहना था कि नहीं, हम भी असंतुष्ट थे, और अपना असंतोष इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जाहिर भी किया। अब आपकी पार्टी में इनको किस तरह की नई जिम्मेदारी दी जा सकती है ताकि यही असंतोष इनको समाजवादी पार्टी के अंदर फिर महसूस ना हो? नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज की आधिकारिक तौर पे मैं आपको इस बात को कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी में इनके आने की कोई अभी सूचना नहीं। ठीक है, अब रह गई बात ये कि अभी रायन साहब ने एक शब्द कहा, शायद आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो एक और विधायक का इंतजार कर रहे हैं, वो एक नए दल का गठन करेंगे। ठीक है, वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो जो सूचना है वो बहुत साफ हो चुकी है उनकी तरफ से। तो कपिल श्रीवास्तव तो सिर्फ एक बात के लिए कहते हैं कि जिनको जनसेवा करना है और जनसेवा के काम करने के माध्यम से हमारे नेता के पर आस्था रखते हैं, हमारी पार्टी में विश्वास करते हैं और हमारे कामों पर नाज करते हैं, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। वो आवे, हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन बिना शर्त आना पड़ेगा। बाकी चीज तो हमने साफ कह दी कि हम छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, सीटों का तालमेल करेंगे और एक ऐसी तानाशाह सरकार को निश्चित तौर पे 2022 में हटाएंगे जिसने इस प्रदेश के अंदर विकास की जगह विनाश लीला चला है। आपने भी बिना कुछ कहे आपने लगभग सारी बात आपने बोल दी कि विधायक जरूर संपर्क में समाजवादी पार्टी क्या है, लेकिन लगता है कुछ शर्तें ऐसी रखी गई जिसमें अभी सहमत नहीं बन पा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक बात बहुत सीधी सी बात है। मान लीजिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी से मिलने के लिए, शिष्टाचार भेंट करने के लिए अगर हमारे आदित्यनाथ जी हालचाल लेने आ जाते हैं तो उसमें ये थोड़ी कहा जा सकता कि योगी आदित्यनाथ जी पार्टी बदलने जा रहे हैं। ये एक आम घटना है। जब सभी विधायक एक साथ हमारे काम करते हैं, एक दूसरे के घर जाना, अपनी बात कहना, और या अगर वो कहीं से तकलीफ में है, कुछ राय मशवरा अगर कर लिए, कोई शिष्टाचार भेंट कर लिए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इसका भी अभी संज्ञान आधिकारिक तौर पर समाजवादी पार्टी के पास नहीं। ठीक है, तो आप अभी इस चीज़ में यही मान रहे हैं कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन पूरे प्रदेश की राजनीति इस आवाज़ के बाद गर्म हो चुकी है। नेहा शालिनी दुआ हमारे साथ हैं। नेहा जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी पिछले 1 साल से उन रसूखदार नेताओं को अपने साथ जोड़ने में जुटी हुई है ताकि जो उसका अधिकार क्षेत्र है, जो उसकी पृष्ठभूमि है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो और भी मजबूत हो जाए, क्या बीजेपी इस चीज़ को लेकर सतर्क है या आपको लगता है कि नहीं, आपकी पार्टी में सब कुछ ठीक है, आपके यहाँ से कोई विधायक छिटक के नहीं जा सकता है? देखिए, भाजपा पार्टी जो है वो एक बहुत मजबूत पार्टी है और एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसको पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं कुछ भी देख लीजिए, खोल के देख लीजिए, हर जगह यही स्पष्ट है कि कोई राष्ट्रीय पार्टी अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी। बाकी सब रीजनल पार्टीज हैं। तो हमारी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता छोड़ के किसी और पार्टी में जा रहा है, ऐसा संभव ही नहीं। किसी और पार्टी से हमारी पार्टी में आ रहे हैं,
ये बिल्कुल संभव है और काफी पीछे लोगों ने, चाहे कांग्रेस ने हो चाहे बहुत सारी पार्टी के नेता जो है वो हमारी पार्टी में आए हैं, लेकिन हमारी पार्टी से कोई दूसरी पार्टी में नहीं किया। अब रही बात यूपी की चुनाव की, यूपी में योगी जी ने जो काम किया है, उन्होंने कई जगह पर अपने विधायकों को भी डांट फटकार लगाकर कोरोना काल में जहां सही काम नहीं हुआ था, अपने विधायकों तक को भी डांट फटकार लगा। ये पहले कोई मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस तरीके से काम किया कि अपने विधायकों को भी नहीं छोड़ा, वोट बैंक की राजनीति नहीं की। इसलिए आम जनता जो है वो बहुत खुश है। अगर कुछ विधायक हमसे नाराज भी होंगे तो देखिए अपने घर में डांट फटकार जब बुजुर्ग या बड़े हमारे बड़े लगाते हैं तो थोड़ी देर के लिए बच्चा नाराज होता है, लेकिन उसके बाद वापस पता है कि हमारे पिता ने हमको नाराज किया, डांटा है तो किसी कारण से ही डांटा है। तो आज आम जनता जो है वो योगी जी के काम से खुश है। कैसे खुश है? 5 लाख नौकरियां जो है वो सिवाय योगी सरकार के बाकी किसी ने आज तक, हमारी भाजपा सरकार तो अभी आई है ना, पिछले 4.5 साल में ही आई है, उससे पहले तो नहीं थी। उससे पहले सपा ने अपने कार्यकाल में 5 साल के, मतलब रही तो वो 15 साल, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में उनका काम देखिए, उन्होंने 90,000, मात्र 90,000 रोजगार दिए। सपा बसपा आई, उसने मात्र 1,70,000 नौकरियां दी। और जब भाजपा आई, योगी जी के काल में 5.25 लाख नौकरियां दी गई। दूसरा मैं आपको बताती हूँ, 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो आज योगी जी के टाइम में उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ से गुंडा राज को हटा चुके हैं योगी जी। काफी हद तक योगी जी ने वहां पर जो गुंडे थे उनका जो कहर था कि लोग इन्वेस्टर्स डरते थे कि उत्तर प्रदेश में जाने के लिए उनको बहुत घबराहट होती कि हम इन्वेस्टमेंट वहां तो नहीं करेंगे, वहां कोई बिजनेस नहीं हो सकता। आप खुद ही देखिए कि इन लोगों के सपा और बसपा के राज में वहां कितना कुछ बिजनेस हुआ है, लेकिन स्टार्टअप बिजनेस जो है वो वहां पर योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी तरीके से लार्ज स्केल पे हुआ है। राम मंदिर जो है, इन लोगों ने तो कभी राम मंदिर बनने नहीं दिया। जो बेचारे घाट से आए उनको भी इन्होंने मार के मौत में घाट उतारा, लेकिन हमारे काल में योगी जी के राज में वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये उपलब्धि है। तीसरा, टीकाकरण का जो अभियान है उसको विश्व स्तर पे, मतलब WHO ने भी सबसे ज्यादा सराहा है कि ये व्यापक रूप से जो है उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इन लोगों ने क्या किया, आज तक ये हैजे और उसको ही ठीक कर पाए, चाहे सपा हो चाहे बसपा का राज हो। तो लोग जो है वो आज खुश है योगी जी के काम से। क्या वो देख नहीं रहे कि योगी जी कहाँ से क्या कास्ट पॉलिटिक्स, क्या रिलीजन पॉलिटिक्स, वो सिर्फ देख रहे हैं योगी जी के काम को। और यही रीजन है कि वहां पर अभी जो अच्छे फुल मैंडेट से जो है वो भाजपा जीती है। आप देखिए तो मुस्लिम वोट नहीं बढ़ते थे, लेकिन मुस्लिम वोट भी हमारे फेवर में गए क्योंकि ट्रिपल तलाक। औरतों ने देखा कि आज अगर कोई पार्टी हमारे साथ खड़ी है, आप इस सवाल को आप टाल गई, हमारे को जो है आप बहुत ही खूबसूरती से आप मेरे सवाल को आप टाल गई। तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा पार्टी थी। योगी जी ने जो काम किए हैं, इन लोगों ने सिर्फ नाम अपना किया है। आज काम पर बहस है ही नहीं नेहा जी, आज काम पर तो बहस है ही नहीं, काम पर तो प्रश्न आज है ही नहीं ना। योगी जी ने बेहतर काम किया, अखिलेश जी ने कैसा काम किया था, आज इस पर चर्चा है ही नहीं। आज है जोड़ तोड़ की राजनीति पर। जिस तरह से आपने मुस्लिम वोट बैंक की बात की, आपको अच्छी तरह जानकारी है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 75 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोट का सीधा प्रभाव पड़ता है। आप इन चीजों को लेकर सतर्क हैं? उसमें भी हमें मिलेगी। क्यों मैं ये बताती हूँ कि जो दलित वोट को खींचने के चक्कर में ये बहुजन समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों को अपने पलड़े में कर रहे हैं, उससे इनको कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे हमारे पास भी दलित जो नेता हैं बहुत अच्छे हैं और अच्छी राजनीति कर रहे हैं, जिनका पता है कि हमारी वजह से, मतलब भाजपा का जो काम है जन का, वहाँ पर जो मुसलमान है एक जगह जाकर वहाँ राशन 6 महीने का राशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। वहाँ पर रोजगार, डेली वेजेस वाले काम जो है दिए जा रहे हैं। तो लोग काम देखते हैं, अब लोग रिलीजन नहीं देखते, अब लोग इस चीज की राजनीति नहीं करते कि हम इस धर्म के तो हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे क्योंकि हम मुसलमान हैं। मुसलमान भी भाजपा को वोट दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है हमारी कमाई का तरीका यही है। भाई हमारे घर इतना राशन फ्री आ रहा है, हमारे घर हमारी पेंशन जो है 30,000 रुपए महीना विधवा पेंशन हमारी लगी, हमारे बच्चों की। ठीक है, तो मतलब आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं, आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर वो बागी विधायक समाजवादी पार्टी के पास जा रहे हैं तो उनके पास कोई ठोस वजह है नहीं। निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़े हुए। निरंजन जी, आपको क्या लगता है ये जोड़ तोड़ का जो समीकरण है उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरणों को बदल पाएगा कि नहीं बदल पाएगा?
देखिए आलोक जी, मेरा ऐसा मानना है कि इसी बात के दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि इसके अंदर अगर जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी के अंदर बीएसपी के 11 या 12 विधायक या जो भी बाकी विधायक अगर आते हैं तो निश्चित रूप से इसके अंदर समाजवादी पार्टी को एक बूस्ट मिलता है। बूस्ट कैसे? और वो केवल मेरा ऐसा मानना है कि उसका इनको लाभ जो मिलेगा वो वातावरण का लाभ मिलेगा, एटमोस्फेयर का लाभ मिलेगा। उससे समाजवादी पार्टी मान के चलिए जो गेम से बाहर थी वो गेम में आना शुरू हो जाएगी। बाकी मेरा ऐसा मानना है कि इससे वैसे राजनीतिक जो रिजल्ट है उनके ऊपर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका कारण क्या है आलोक जी, आप समझिए कि बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, उसका एक परंपरागत वोट है जो जिसको हम कहते हैं दलित वोट, और वो वोट जो है जिसको 22% 24% इसको कह सकते हैं कि हम कि वो बीएसपी का डेडिकेटेड वोट है। जो विधायक जीत करके आए हैं, जो विधायक अभी समझ लीजिए बीएसपी के साथ विद्रोह करके समाजवादी पार्टी के साथ मिलते हैं या अपना अलग से दल बनाते हैं, तो निश्चित रूप से वो जो वोट है। एक चीज और बता दूं, 2019 के चुनावों के अंदर भी ये चीज साबित हो गई, 2017 के चुनाव के अंदर भी ये चीज साबित हुई कि बीएसपी का जो वोट बैंक है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। बीएसपी का वोट बैंक बीएसपी के अलावा कहीं ट्रांसफर नहीं होता। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने जब गठबंधन ने किया था तो उस टाइम समाजवादी पार्टी का वोट बीएसपी की तरफ ट्रांसफर हो गया था, लेकिन बीएसपी का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर नहीं हुआ। और आपने देखा होगा इसका खामियाजा अखिलेश जी को चुनाव में भुगतना पड़ा था। तो वैसे ही एक बात तो ये है। दूसरी बात क्या है आलोक जी? दूसरी बात ये है कि ये जो बीएसपी के जो विधायक हैं, ये जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ करके आए हैं, चुनाव जीत करके आए थे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट इनके सामने होंगे। त्रिकोणीय मुकाबला होगा। अगर बीजेपी से चुनाव हारे होंगे तो भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से इन्होंने चुनाव हारा है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का डेडिकेटेड कार्य करता है और कई साल से वहां पे समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के अगर वो मान लीजिए वहां पे आ रहा है, और आज अगर एक बीएसपी से अगर कोई राजनीतिक पर्यटन करके उस पार्टी में आ जाता है, तो क्या वो जो समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट जो पिछली बार था या इस बार जो समझ लीजिए जिसने उम्मीद पाली हुई है कि मैं समाजवादी पार्टी का टिकट लेकर के आऊंगा और यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, क्या वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा? अगर समाजवादी पार्टी इन बागियों को टिकट देती है तो क्या वो इनके नीचे काम कर लेगा? जिसने 5 साल से जो मेहनत कर रहा है, 5 साल से जो इनके लिए समझ लीजिए बहुत जरूरी तथ्य है। बिल्कुल सही। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इससे इन विधायकों को कहीं कोई लाभ नहीं होने वाला। तभी जाऊंगा मैं आपके पास आऊंगा इसके बाद। इससे समाजवादी पार्टी को भी चुनावों के अंदर केवल और केवल हवा का फर्क जरूर पड़ सकता है। बाकी ये जो राजनीतिक पर्यटन हुआ है आज तक का अलौकिक इतिहास है कि कोई भी पार्टी का कोई कैंडिडेट अगर कहीं किसी दूसरी पार्टी में जाकर के राजनीतिक पर्यटन करता है तो उसकी राजनीति कहीं ना कहीं पिछड़ती है, उसकी राजनीति आगे नहीं बढ़ी आज तक। और वो कदाचित चाहे आप जो कांग्रेस से बीजेपी में गए, ठीक है, इस पार्टी से उस पार्टी में गए, आप देखिए लौट करके वो वहीं पे अपने पुराने घर में आए, और जब अपने घर में आए तो उनकी जो रही सही जो पोजीशन थी वो भी उनकी डाउन हो गई। इसके मैं आपको 50 उदाहरण दे सकता हूँ। ठीक है। साथ ही प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो प्रेम जी अब आपके पास आना चाहेंगे, और जिस तरह से एक बात निकलकर सामने आई कि कहीं ऐसा ना हो कि तमाम पार्टियों में जो बागी विधायकों को शामिल करने की इस वक्त रेस चल रही है, अपनी ही पार्टी में कुछ ऐसे बागी विधायक तैयार हो जाएं जो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, और उसको जब उसका सम्मान नहीं मिलेगा तो वो भी तो पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं। देखिए यहाँ तो कुछ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। होता क्या है दरअसल आलोक कि आपको एक मैसेज देना होता है, आपको ये बताना होता है राज्य की जनता को या आपके जो वोटर हैं या जो न्यूट्रल वोटर हैं कि हमारे साथ वो लोग भी हैं जो दूसरे पार्टियों में हैं, यानी कि हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है, हम मजबूत हो रहे हैं। और जब हम मजबूत हो रहे होते हैं तो वो एक मैसेज आता है आम वोटरों के बीच में कि पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है और ये जिताऊ है, यानी जीतने वाली पार्टी है। शायद यही वजह है कि इनसे लोग जुड़ रहे हैं। निश्चित रूप से जो बसपा है, जो मायावती हैं, वो कमजोर होंगी। ये जो 11 लोग हैं, जो 11 विधायकों को उन्होंने निष्कासित किया था, ये उन्हीं में से 6 लोग हैं। 3 और लोगों के मिलने की बात है। तो ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी बीएसपी ने जिसको रिजेक्ट कर दिया है,
वो लोग जाकर एसपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन खामियाजा तो बीएसपी को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वहां भी ये मैसेज जा रहा है कि आप में ऐसे कई लोग हैं जो पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं या एंटी पार्टी एक्टिविटीज में वो पाए जा रहे हैं। तो वो जब दूसरी पार्टियों में जाएंगे और जिस विधानसभा से वो जीतकर ऑलरेडी आए हुए हैं और जब उसी विधानसभा से वो टिकट मांगेंगे तो सपा के जो विधायक के कैंडिडेट के तौर पे जो टिकट मांग रहे होंगे, जो उनके कार्यकर्ता होंगे, जिन्होंने अपने विधायक पद के लिए, उम्मीदवार के लिए उन्होंने उस इलाके में काम किया होगा, बिल्कुल, तो उनका टिकट काटा जाएगा क्या? उनका टिकट काट कर इनको टिकट दिया जाएगा? क्योंकि ये भी जो कैंडिडेट्स वहां जाएंगे वो इसी लालच में जाएंगे कि हमको जो बीएसपी की तरफ से टिकट नहीं मिलेगी वो टिकट शायद सपा से मिल जाए। तो ये सपा के लिए भी बहुत चुनौती भरा होगा कि अखिलेश उस वक्त क्या करेंगे। क्या जितने बागी विधायक आएंगे सभी बागी विधायकों को वो अपनी पार्टी से टिकट देंगे? ये 5, 10, 15, 20 संख्या कुछ भी हो सकती है, और उन संख्या को, उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए अपने लोगों को ये कितना दांव पे लगाते हैं या अपने लोगों से ये कितना समझौता कर सकते हैं और उनको कितना उनके खिलाफ जा सकते हैं, ये एक बड़ी बात होगी। और मुझे लगता है कि कहीं फायदा से ज्यादा कई बार नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि यही लोग वहां पर नुकसान करेंगे और जो एंटी पार्टी एक्टिविटीज जो इधर होके इधर से उधर हुए वो उधर से किधर जाएंगे पता नहीं। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी आपने ये एक बात रेखांकित कर दी है कि क्या ऐसे बागी विधायकों पर दांव लगाना ठीक होगा। कपिश जी, अब आपके पास आएंगे। जिस तरह से ये प्रश्न लगातार गहराता जा रहा है कि बागी विधायकों को या बागी नेताओं को आप लगातार शामिल तो कर रहे हैं पार्टी में, और ये 1 साल से प्रक्रिया देखी चल रही है। अखिलेश यादव जी लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि पार्टी को मजबूत किया जाए, पार्टी का और अधिक विस्तार किया जाए। कहीं इसका खामियाजा तो नहीं आपको भुगतना पड़ जाएगा अंत में? देखिए, जब राजनीति की जाती है तो राजनीति में सकारात्मक वातावरण भी बनाया जाता है और सोच भी बनाई जाती है। मैंने अपने पहले ही स्टेटमेंट में बहुत साफ आपसे एक बात कही थी, उसके बाद निरंजन भाई को ये बात ही नहीं उठानी थी। मैंने बहुत साफ ये बात कही थी कि जो हमारे पार्टी की नीतियों में, हमारे किए गए कार्य के विकास में, हमारे पार्टी के नेता में आस्था रखेगा और बिला शर्त आएगा और जनसेवा की भाव से आएगा, उसका समाजवादी पार्टी में स्वागत है। बाकी स्वार्थी जो व्यक्ति हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खुला हुआ, वहां चले गए। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, एडीआर की रिपोर्ट है, शायद आपने अवश्य देखी होगी, क्योंकि आलोक जी आप बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं जी। मैं बहुत चुनिंदे पत्रकारों में आपको रखता हूं जी, शुक्रिया। निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि 45% जो विधायक या सांसद थे वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं और पूरे देश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी ही उनकी शरण स्थली बनी। ये एडीआर की रिपोर्ट, और इसमें 182 विधायक रहे हैं। तो निरंजन जी से कह दीजिए कि पहले भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा दें, क्योंकि अभी तो जितेंद्र जी गए ही हैं, उससे पहले भी बहुत से लोग गए थे। और नेहा जी ने शायद कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक हमारे में नहीं आया, अभी 4 दिन पहले की बात है। पूर्व विधायक आपके यहाँ के हैं, रमाशंकर चौहान साहब हुआ है। और दूसरी बात मैं कह दूं कि हमें किसी के पार्टी से विधायक ना लेने हैं, ना तोड़ने हैं, ना सिद्धवारी करनी। हमारी पार्टी अपने काम पर, अपने नेता पर, अपनी विचारधारा पर लोगों के बीच में उपस्थित है। हम लोगों का जो अनुशासनात्मक रूप से बना हुआ संगठन है उसमें पन्ना प्रमुख पन्ने पर नहीं है। हमारे हर बूथों पर हमारी डबल कमेटियां हैं, जिसका आपको एहसास ये त्रिस्तरीय चुनाव में हुआ होगा, जहां मंदिर संस्कृति के जिले थे वहां भी भारतीय जनता पार्टी को धूल चटवा दी समाजवादी पार्टी। हाँ। और इससे पहले जो एमएलसी का चुनाव हुआ था उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कंस्टिट्यूएंसी की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती है, पढ़े लिखे लोग। यानी त्रिस्तरीय चुनाव को अगर आप मिला लें कि कौन लोग वोट देते हैं, और आप एमएलसी के चुनाव को मिला लें कि शिक्षित लोग कौन आया, तो समाजवादी पार्टी अपने काम के बल पे जाएगी, हम अपने विचारधारा के बल पे जाएंगे। हम बिल्कुल ये कहेंगे कि जो लोग जनसेवा के लिए आ रहे हैं, बिना शर्त आना चाहते हैं, पार्टी में सेवा का माध्यम बनना चाहते हैं, ये पार्टी प्रमुख हमारे तय करेंगे, हमारी कमेटी तय करेगी कि किसको कहां से लड़ाया जाए और किसको कहां से नहीं लड़ाया जाए।
दूसरी बात हम बता दें कि जब समाजवादी पार्टी इसी विचारधारा पर है कि हम सत्ता के लिए नहीं व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हैं, तो हमारा जो प्रत्येक अनुशासनात्मक कार्यकर्ता है इस बात को जानता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी टिकट देंगे हमको उनके लिए प्रचार प्रसार करना है। तो ये कभी सोचकर हमारी पार्टी में रहता ही नहीं है कि हमें टिकट चाहिए और नहीं मिलेगा तो हम दूसरे का रास्ता पकड़ लेंगे। तो अगर कोई ऐसा करना चाहता तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले वहां चले जाए। हम लोग तो बहुत सीधी बात कहते हैं। तो ये बातें स्पष्ट है। निरंजन जी को भी मैं बता देना चाहता हूं कि हमने स्पष्ट किया हमारे पास सशर्त किसी के लिए जगह नहीं है, चाहे वो कोई हो। ठीक है नेहा जी। मैंने अभी जैसे पहले बताया कि योगी जी के नेतृत्व में जो काम किया गया है उस पर लोगों ने मोहर लगाई है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म और उससे हो। अब रही बात जो बहुजन समाजवादी पार्टी से लोग समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, तो मैं इस पे यही कहूंगी कि आपने पिछले चुनावों में देखा कि सपा और बसपा का दोनों का गठबंधन हुआ और उसे जनता ने किस तरीके से बुरी तरीके से तरीका भी नहीं बुरे तरीके से नकारा था। ये आपने पिछले चुनावों में देखा। जब हाथ भी इनके साथ हो गया, जब हाथी भी इनका हो गया, लालटेन भी चल ली, लेकिन सब कुछ धराशाही हो गया और एक फुल मैंडेट से हमारी सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी वो जीत कर सामने आई जनता के सामने, क्योंकि अपने काम के बल पर और हमने जो वादे किए हैं वो देखे जाते हैं कि मोदी जी ने केंद्र सरकार में आने के बाद जब से मोदी जी आए प्रधानमंत्री। नेहा जी हमारे साथ एमएच खान जुड़े हुए हैं, पूर्व प्रवक्ता हैं बसपा के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी यहाँ पर बात रखना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जी। जिस तरह से बागी विधायक अब धीरे धीरे आपका दामन छोड़कर दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं, इससे पार्टी आपकी मजबूत होने वाली है आगे चल के, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो जनाधार आपका था उत्तर प्रदेश के अंदर अब वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा? नहीं, मुझे इस बात से आपत्ति है जो आप कह रहे हैं बागी विधायक। बागी विधायक नहीं है, निष्कासित विधायक हैं, पार्टी से निकाले हुए विधायक हैं, उनकी मर्जी है। तो बगावत की होगी तभी तो आपने उनको बाहर का रास्ता दिखाया ना। नहीं, कोई वजह होगी तो आप बागी कैसे कह सकते हैं? आप बागी हो तो तब जब ये अपने आप निकल के बाहर आके बयान देना शुरू करते हुए कहते। अब तो ये अंदर की बातें बता रहे हैं कि जो अंदर के संगठनात्मक चुनाव में जो गड़बड़ियां इन लोगों ने किया उस आधार पर इनको निकाला गया है, हर तरह से देख के निकाला गया है। बागी तभी हो सकते हैं जब ये फ्रंट लाइन अपनी बना लेते हैं और विधायक रहते हुए निकाले ना जाते तो बागी माने जाते। बागी सबसे मुझे एतराज है, उनको बागी ना कहिए, उनको निष्कासित विधायक। अनुशासनहीन तो मैं बोल सकता हूं। निष्कासित विधायक, सुन लीजिए, हम अगर अपने घर से किसी को निकाल रहे हैं तो कुछ सोच समझ के निकाल रहे होंगे ना, कि हमारी और पार्टी ना बिखर जाए और पार्टी में और बिखराव ना हो जाए। बहुत सही। तो सवाल, अब बात मेरी बात पूरी हो जाए दीजिए तो सवाल कर लीजिएगा, बीच बीच में बोलिएगा तो ना हमारी बात पूरी हो पाएगी ना आपकी बात। आप बोलिए तो सही अपनी बात को। हाँ, मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए, जब इनको हम पार्टी से निकाल चुके हैं तो ये चाहे समाजवादी पार्टी में जाए और चाहे भाजपा में जाए, चाहे शिवसेना में जाए, जहां मर्जी वहां चले जाए, हमारी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव 2022 का लड़ेगी और अच्छा रिजल्ट ले आएगी। देखिए, ये आप बीजेपी को कह रहे हैं बड़ी मजबूत पार्टी है, 2017 में किनको लिया इन्होंने? स्वामी प्रसाद मौर्य, सीता बहुगुणा जोशी, ब्रजेश पाठक, कितने बाहरी लोगों को टिकट इन्होंने दिया। अगर इतने ही बड़े मजबूत थे, इतना बड़ा काम हो रहा था तो ठीक। तो ये इनका कहना अपने जगह पर है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई असर नहीं है, हम मजबूती के साथ अब अच्छे लोगों के साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए एमएच खान साहब। और आपने जिस तरह से स्पष्ट किया है कि ये बागी नहीं थे और इनके जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता, अब ये तो देखने वाली बात होगी। और इसमें जो सबसे बड़ी बात देखने वाली है कि आप उसको बागी मानने तक के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि बगावत की होगी तभी आपने इस तरह के अनुशासनात्मक उनके ऊपर कार्रवाई की होगी। लेकिन अब चलिए, बीएसपी का नुकसान या फायदा आप ही अब वक्त के साथ देखिएगा। नेहा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी आलोक जी, मैं समाजवादी पार्टी का अभी आपको जैसे मुझे बताया कि जनता ने पिछले वोट जब चुनाव हुए उसमें बुरी तरह इसीलिए ये लोग हारे थे क्योंकि ये बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी बुआ भतीजे की पार्टी एक हो गई थी, साथ में कांग्रेस का साथ भी इनको हाथ मिल गया था। तो जनता ने इनकी जो गठबंधन है उसको बिल्कुल बुरी तरह से नकार दिया था। अब दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि अभी चुनाव से पहले अपने जो डैमेज को सही कंट्रोल करने के लिए जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी हैं, देखिए उन्होंने कितना जनता को गुमराह किया था। टीका मत लगवाइए, ये भाजपा का टीका है, इस पे की जनता उनको माफ नहीं
करेगी, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। इस वजह से इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने अपने पिताजी को, मुलायम सिंह यादव जी को लगवाया पहले टीका, लेकिन इन्होंने सार्वजनिक होकर एक बार भी बाहर आकर ये नहीं कहा कि मुझसे पहले गलती हुई थी, मैंने गलत कहा था कि भाजपा का टीका नहीं है, ये टीका हमारा है। अब ये बात है कि जो इनके गलत बात इन्होंने जो बयानबाजी की, उससे जिन लोगों की मौतें हुई, उनके परिजनों की मौतें हुई, क्या ये उनका जिम्मा लेते हैं? देखिए, किसी के बोलने से किसी की जान चली जाए, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है जो अखिलेश यादव ने किया था। तो जनता इसको भी देख रही है, मॉनिटर कर रही है और इनको माफ नहीं करेगी। तीसरी बात, जो ट्रिपल तलाक को लेकर इन लोगों के यहाँ से बयानबाजियां आई थी कि ये कोई कानून नहीं है, शरिया ये इनका उस टाइप से होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम वोट नेहा जी एक सेकंड हमारे साथ बसपा के बागी विधायक मुस्तफा सिद्दीकी भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मुस्तफा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जी धन्यवाद। अभी थोड़ी देर पहले एमएच खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमने उनसे बोला कि आखिर बागी विधायकों के ऊपर कार्रवाई की वजह क्या रही। इससे बताने की बजाय वो तो यही बोल रहे हैं कि आप बागी नहीं थे, हमने निष्कासित किया है। वजहें क्या रही इसकी? जी, हम लोगों को निलंबित किया गया है। हम लोगों को निलंबित किया गया है, निष्कासित नहीं किया गया। लेकिन एमएच खान साहब तो यही बोल रहे थे कि आपको निष्कासित कर दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी में हम लोग जुड़े हुए हैं। माननीय बहन ने हम लोगों को निलंबित किया है। हम लोगों ने अपना विरोध किया था, जिसके उसमें उन्होंने निलंबित किया है। देखिए, हम लोग लगे हुए हैं बहन जी बात करने के लिए। बहन जी बात हो जाएगी, निलंबन हो सकता है, वापस हो जाए। तो हम लोग अभी बहुजन समाज पार्टी में है। लेकिन मुस्तफा जी, एमएच खान साहब तो यही बोल रहे हैं ना कि आपको निष्कासित कर दिया गया है क्योंकि आप पार्टी के विरोध में आप काम कर रहे थे। नहीं, पार्टी विरोध का नहीं कर रहे थे। हम लोगों पार्टी द्वारा जो नेता हम लोगों को पीड़ित कर रहे थे, वो बात के लिए हम लोगों ने पहले शिकायत करना चाहा, जिसमें उसको जो है गलत ऐसा लगाया कि हम लोगों ने निलंबित किया गया है। और हम लोग अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से भी, वैसे भी। और सकता है बहन जी हम लोगों ने निलंबन वापस ले लिया। हम तो बहुजन समाज पार्टी में है इस वक्त, और बहुजन समाज पार्टी अगर निलंबन वापस लेती है तो बहुजन समाज में आ जाएंगे। हमारे साथ प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम जी भी जुड़े हुए, वो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। सिद्दीकी जी ये बताइए, ये जो कुछ हो रहा है इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? खुद को मान रहे हैं या पार्टी आला कमान को मान रहे हैं? ये ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई कि आज बहस करना पड़ रहा है? हम लोग अपने हिसाब से जो है माननीय हमारे माननीय काशीराम जी ने जो सिद्धांत लेके चले थे, जिससे हम लोग काम कर रहे थे आज 25 साल से। अब माननीय बहन जी कुछ लोगों के कहने में कुछ हम लोगों की बात सुनी नहीं जा रही है। जो कोऑर्डिनेटर बना रहे, कोऑर्डिनेटर लोग सही काम नहीं कर रहे थे और धन गुवाही कर रहे थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने अपनी आवाज उठानी चाहिए माननीय बहन जी से। लेकिन माननीय बहन जी ने हम लोग बात सुन करके और हम लोगों ने निलंबित कर दिया है। और हम लोग उसी बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपके भी माध्यम से, और वैसे भी कोशिश कर रहे हैं माननीय बहन जी इसको समझे। और क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को बहुत ही मेहनत से लोगों ने बनाया था माननीय काशीराम जी ने, और हम चाहते हैं माननीय पार्टी हमारी चले और बढ़िया काम हो और लोगों की सुविधा जनता को। मतलब आप अभी पार्टी में बने रहना चाहते हैं? हाँ, हम लोग अभी पार्टी बने हैं अभी तक। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के टिकट से विधायक बने हैं, 3 बार विधायक बने हैं टिकट में। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय यहाँ पर देने के लिए प्राइम न्यूज को। और जिस तरह से आपने एक और बिंदु की तरफ ध्यान खींचा है कि अभी आपको निष्कासित नहीं किया गया, ये आपने दावा किया है। आप जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई जरूर होगी। आपका कहना कि हमको निलंबित किया गया और हम न्याय के लिए आवाज उठा रहे थे, लेकिन पार्टी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके चलते आपको सस्पेंड कर दिया गया। नेहा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए और छोटा सा उत्तर दीजिएगा, उसके बाद कपिश जी मैं आपके पास आता हूँ। जी, मेरा छोटा सा यही कहना है कि देखिए, जनता ने योगी जी का काम देखा है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज को हटते हुए देखा है, टीकाकरण का एक व्यापक अभियान देखा है, और गुमराह टीकाकरण पे गुमराह करने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी का बयान देखा है। तो इस आधार पर वो भाजपा को ही वोट देंगे और हमें पूर्ण यकीन है कि हम ही एक तरह से राष्ट्रवादी पार्टी है और बहुमत से जीतेंगे दोबारा। ठीक है कपिश जी। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, आज जिस टॉपिक पे डिबेट था उस पे हमारी बहन ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, उनका अपना, कमाल है। उनका अपना, 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 उनका अपना,
उनका मैंने अपना यही एक वर्जन बताया ये है है। कि आपके गठबंधन को नकार दिया था जनता ने 2017 में। ठीक है सपा और बसपा कपिल जी, ने। नया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं तुरंत। हमारे साथ हाकिम लाल बिंद भी जुड़ गए हैं, इनका भी नाम शामिल है, लगातार इनके बारे में भी बातें की जा रही हैं। हाकिम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। धन्यवाद भाई जी, जिस तरह से ये बहस चल रही है, जो बीएसपी के पूर्व प्रवक्ता हैं एमएच खान, वो अभी थोड़ी देर पहले प्राइम न्यूज के साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि आपको निष्कासित किया गया है, लेकिन आपके ही साथी हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे मुस्तफा सिद्दीकी, उनका दावा है कि अभी हमको निलंबित किया गया है और हम पार्टी के अंदर न्याय की आवाज उठा रहे थे। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यही है, हम लोग पार्टी में न्याय की आवाज उठा रहे थे, इसलिए हम लोगों को विधानसभा के चुनाव में बगावत करना पड़ा था। और उसके बाद बहन जी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल दिखाकर हम लोगों को निलंबित करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से हम लोग तो बहुजन समाज पार्टी के ही विधायक हैं। हाँ। और तब तक विधायक हैं जब तक चुनाव नहीं हो जाता, तब तक तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी के। बिल्कुल। हाकिम जी, हमारे साथ प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी भी लगातार स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे एक यहाँ पर प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाकिम जी, ये बताइए कि आपने यह भी कहा कि हम तब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक तो हम बीएसपी के विधायक हैं ही, तो क्या शायद यही वजह है कि आप सपा में जो शामिल होने की अटकलें लग रही थी कि आप लोग शामिल हो जाएंगे, जिस तरह से मुलाकात का दौर चला, लेकिन वो हुआ नहीं और ये कहा गया कि आप लोग पिछले दरवाजे से निकल गए जिन लोगों ने भी मुलाकात की, तो क्या आप इस बात का वेट कर रहे हैं कि जब चुनाव होगा तब सपा में शामिल हो जाएंगे? अभी बात करके रख लेते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से हम लोगों की औपचारिक मुलाकात थी, न तो पार्टी में न कि पार्टी में शामिल होने की कोई बात थी। जी जी, हम लोग केवल मिलने के लिए गए थे, बाकी शामिल होने का कोई बात नहीं। चुनावी चर्चा, चुनावी मुद्दा वहाँ कुछ भी नहीं था। चुनावी चर्चा तो आप मायावती से करते, अखिलेश जी से आप क्या, जब तक आप कह रहे हैं कि बसपा में अभी तक हैं हम, तो अखिलेश जी से चुनावी चर्चा क्या हो रही थी कि किस तरह से बीएसपी को हराया जाए? चुनावी चर्चा वहाँ चुनावी चर्चा नहीं थी, केवल औपचारिक मुलाकात ही थी। केवल हम लोग मिलने गए थे, ना कि चुनावी चर्चा करने और पार्टी में शामिल होने। तो इसके मायने क्या निकाले जाए? जी, इसके मायने क्या निकाले जाए हाकिम साहब? भैया आवाज कट क्या रही है? मैं कह रहे हैं कि इस मुलाकात के मायने फिर क्या निकाले जाएं? आज जो दिन भर सरगर्मियां तेज नहीं। भैया मुलाकात का मायने ये निकाला जाए कि हम लोग औपचारिक मुलाकात ही करने गए थे, और औपचारिक मुलाकात, शिष्टाचार भेंट तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री से भी करते रहते हैं। हाँ। तो ये औपचारिक मुलाकात तो मुलाकात होती है, उसमें राजनीतिक चर्चा या किसी दलगत उद्देश्य से तो हम लोग बैठे नहीं थे उनके पास। हम लोग केवल मिलने गए थे। जी, तो मतलब ये माना जाए कि अभी भी आपकी निष्ठा बीएसपी के ही प्रति है पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह बीएसपी से हम लोगों की निष्ठा है। जब 2022 के चुनाव में हमारी नेता अगर हमको टिकट नहीं देंगी तब फिर निर्णय लिया जाएगा। हाँ, ये बात है। इस बात की शंका है आप लोगों को कि वहाँ एंटी पार्टी विरोधी जो काम है उसको लेके आप लोगों को डर है, शंका है कि हो सकता है टिकट न मिले। इससे पहले कि कुछ हो तो अखिलेश यादव भैया से मिल लिया जाए कि कुछ गड़बड़ होगा तो हम आपके यहाँ आ जाएंगे, आप हमें टिकट दे दीजिएगा। नहीं, ये वहाँ तो राजनीतिक चर्चा ही कुछ नहीं थी ना। हम तो बता रहे होते, शिष्टाचार भेंट थी। हाँ। हम लोग की औपचारिक मुलाकात थी, वहाँ तो राजनीतिक बात नहीं थी। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग मिलते रहते हैं। लेकिन अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से मिलना मीडिया वालों के लिए थोड़ा सा हंगामा भरा पूर्ण समाचार हो जाता है। नहीं, ये पूरे देश के लिए इस समय विमर्श का मुद्दा है हाकिम जी, क्योंकि आप जैसे जब कद्दावर नेता सामने बहुत ही कद्दावर नेता से मुलाकात करते हैं तो उसके सियासी मायने तो देखे ही जाएंगे। और साथ ही आपके ही एक मित्र ने अभी थोड़ी देर पहले प्राइम न्यूज में ऑन एयर बात बोली कि उन्होंने सतीश मिश्रा का भी नाम लिया। उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे व्यक्तियों के चलते पार्टी धीरे धीरे रसातल की तरफ जा रही है। नहीं, वो तो हर व्यक्ति कुछ बोलने के लिए स्वयं के लिए फ्री है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ना तो हम किसी के ऊपर कोई टिप्पणी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो नीतियां हैं, जब बहुजन समाज पार्टी 1984 में गठन हुआ था तो माननीय मसीहा कांतीराम साहब ने जब गठन किया तो दलितों, शोषितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की आबादी खाने का काम करते थे और इस उद्देश्य से पार्टी का गठन किया था उन्होंने। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी
माननीय कांशी राम के मिशन से बहक गई है, इसलिए हम लोगों ने राज्यसभा के चुनाव में विरोध किया था और इसलिए बहन जी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का इल्जाम लगाकर हम लोगों को निलंबित करने का काम किया था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हाकिम जी। और ये बहुत बड़ा अपडेट आपने प्राइम न्यूज के दर्शकों को यहां पर दिया है कि लगातार इस पर जिस तरह से सियासी मंथन चल रहा था, ये अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज आपको दे रहा है। तमाम विधायक हमने अपने साथ जोड़े, उन्होंने खुद ये स्वीकार किया कि अभी वो बीएसपी के प्रति ही अपनी निष्ठा रखते हैं, वो न्याय की लड़ाई पार्टी के अंदर लड़ रहे हैं। कपीश जी, अब इन चीजों को सुनकर आप यहां पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी इसी तरफ संकेत थोड़ी देर पहले दे रहे थे कि कहीं ना कहीं जो भी मुलाकात हो रही है वो औपचारिक मुलाकात है और अभी भी वो या तो एक नया दल बना सकते हैं या अपनी पार्टी में बने रहेंगे। देखिए आलोक जी, बहुत पहले साफ बात है, मैंने जो अपना पहला भी स्टेटमेंट दिया था, देखिए मैं बहुत सोच समझ के कोई बात कहता हूँ। जो आधिकारिक हमें सूचना होती है हम उतनी ही बात रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं रखते, क्योंकि निश्चित तौर पर यह माना जाता है कि हम जो कह रहे हैं वो हमारे पार्टी का बयान है। तो हमने जो आईना दिखाया था वही आईना साफ होते हुए भी इन लोगों ने दिखाया है आपको। एक बात ये जरूर कहना चाहेंगे कि देखिए जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था जिसकी बात वो कह रहे हैं, अब बीएसपी को ये तय करना है कि महावत किधर रहेगा और हाथी जो है वो किसके साथ खड़ा होगा। जरूरी बात भाई चक्कर ये जब जी ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए महावत तो वही है जो तमाम चलाते हैं हाथी को, लेकिन हाथी तो बहन जी है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी मिलती है। तो ये तो तय करना पड़ेगा बीएसपी के अंदर के लोगों को कि हाथी किधर खड़ा होगा और महावत किधर खड़ा होगा, क्योंकि माननीय कांशी राम जी ने जिस सांप्रदायिकता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है तो ये देखना होगा। अब हाथी तय करे, महावत तय करे, समाजवादी पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि देखिए हमारी बहन ने पूरी चर्चा में पार्टी में जो चर्चा इस समय चल रही उस पर कोई बात नहीं रही। बहुत दुख होता है कि हमारी बहन इतनी पढ़ी लिखी है, हमेशा हाथ में कलम रहता है, नीचे कागज रहता है, पता नहीं क्या लिखती करती है। हाँ। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि वो कई बार वाइफ सही है, इसलिए आप मुझे मजबूरी कहना है और मुझे अवसर देगी हमारी बहन भी और आप भी। देखिए जब योगी सरकार बनी थी 2017 में तो उसने एक बात कहा था कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे और इस समय मंदिरा राज की स्थापना कर दी। ठीक। योगी जी के राज में 700 से ज्यादा मदिरा पान में लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कोई भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा पाए, अपराध पर रोक नहीं लगा पाए। एनसीआरबी के समय हमारे पास थोड़ा सा बिल्कुल कम हो रहा है, समय हमारे पास केवल 2 नौकरी नहीं दे पाए, 5 लाख रुपए नौकरी पर देने की वादा किए थे। नेहा जी आ रहा हूँ आपके पास छोटा सा उत्तर नेहा जी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिल्कुल छोटा सा उत्तर दे दीजिए नेहा जी। कपिल जी छोटा सा रिएक्शन ले लीजिए। कपिल जी छोटा सा रिएक्शन। कपिल जी समय कम है नेहा जी। कपिल जी एक सेकंड नहीं ठीक है नेहा जी छोटा सा उत्तर, बिल्कुल छोटा सा उत्तर। अरे गाले गुंडागर्दी सिर्फ सपा की वफा। अरे गुंडा तो आपकी चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी पे खुली 302 के मुंडी में, वो 307 के मुंडी में वफा, ये है सपा। तो अरे गाले सुनिए, ठीक है अंत में चलते एक बार मैं प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सिंह जी के पास जाना चाहूंगा और यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे, संपादकीय टिप्पणी यहाँ पर अब लेना बहुत जरूरी है। प्रेम जी, जिस तरह से पहले अटकलें ये लगाई जा रही थी कि ये बागी विधायक समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन अब बागी विधायक खुद बोल रहे हैं कि हमारी निष्ठा तो अभी भी बीएसपी के प्रति है, तो मतलब एक बैकअप के लिए जा रहे हैं क्या वो लोग? देखिए अंदर खाने वहां क्या बात हुई, एग्जैक्ट बात तो सामने आई नहीं। बातचीत में कुछ उनको ऐसा लगा होगा कि अभी कुछ कह देना, बाहर निकलकर जब तक शामिल नहीं हो जाते हैं जल्दबाजी होगी, इसलिए वो शायद अभी पत्ता अपना नहीं खोल रहे। लेकिन नाराजगी तो है, गुस्से में तो हैं, पार्टी से ये खफा है, मायावती या आला कमान या सतीश चंद्र मिश्रा हो या जो कोई हो, उनसे बात इनकी बंद तो नहीं रही है, ये साफ है। इसी दौर में इनकी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई है और जब तक ये शामिल नहीं हो जाते हैं, या नहीं होने का मतलब है कि हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं, जो भी इनका फैसला हो, कोई
अंतिम फैसला जब तक सामने नहीं आ जाता है तो ये शायद पत्ता अपना नहीं खोलना चाहते, कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये समझिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। और आने वाले समय में ये भी साफ हो जाएगा कि ये 9, 6, 7 कितने विधायक हैं जो इस खेप के हैं, इस फर्स्ट फेज के हैं, जो कि सपा में शामिल हो जाएं, या और भी कोई खफा है, नाराज विधायक हैं तो वो दूसरी पार्टियों में जाएं, या क्या खुद मायावती चुनाव के बाद या पहले कुछ उनकी रणनीति अलग होगी। अभी तो ये चीजें चलती रहेंगी जब तक चुनाव होंगे। अभी 8 महीना करीब है चुनाव होने को, तो दल बदल इधर से उधर आना जाना होता रहेगा और लोग अपनी बातें रखते रहेंगे। बस इंतजार कीजिए, जब तक ये वहां चले नहीं आते तब तक क्या होता है कुछ कहना अभी जल्दबाजी हो। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही सार्थक यहाँ पर चर्चा रही और ये बहुत जरूरी था जानना कि आखिर विधायकों के मन में क्या है, क्या उनको बागी कहना ठीक है, उनको अनुशासनहीन कहना ठीक है, या जिस तरह से लगातार उनका खुद कहना है कि हम अभी निलंबित हैं, हमको निकाला नहीं गया है और हम पार्टी के अंदर न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। ये अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज ने पूरे देश के दर्शकों को दिया है कि पार्टी विधायकों का भी यह कहना है कि हम पार्टी का हिस्सा हैं और हम पार्टी के प्रति ही निष्ठा रखते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस राजनीतिक पूरी गतिविधियों के बीच में ऊंट किस करवट बैठता है। आप सब लगातार इस तरह से जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।